गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के संबंध में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे आपको विदित है कि पूर्व में हम कौटिल्य का सामान्य परिचय व कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हम कर चुके हैं। अतः आज की क्लास में हम कौटिल्य के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य के कार्य और राज्य के अस्तित्व के प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कौटिल्य ने भी राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है, जिसे उसका सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। ये 7 अंग इस प्रकार है। विद्यार्थियों, आपने देखा कि मनु ने भी कौटिल्य की भांति या कौटिल्य ने भी मनु की भांति ही राज्य के 7 अंग बताए हैं और दोनों समान ही हैं, इसलिए आपको समझना बहुत आसान रहेगा। तो पहला जो अंग है राज्य का, वह है स्वामी अर्थात राजा। राज्य का मुखिया होने के नाते स्वामी को सप्तांग सिद्धांत में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। कौटिल्य ने कहा है कि सर्वगुण संपन्न, प्रशासनिक अनुभव से युक्त और कार्यकुशल शासक का होना राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जो भी राजा है वो कैसा होना चाहिए? सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, उसको प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए और कार्यकुशलता होनी चाहिए। दूसरा जो राज्य का अंग है वह है अमात्य या मंत्री। अमात्य या मंत्री को कौटिल्य ने राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना है और कहा है कि अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की भांति है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह महत्वपूर्ण कार्य अमात्यों के परामर्श से ही करे। राजकीय कार्य में अमात्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए कौटिल्य ने उचित परीक्षण के बाद अत्यंत सुयोग्य अमात्यों या मंत्रियों की नियुक्ति को आवश्यक माना है। तो विद्यार्थी, दूसरा अंग है अमात्य अर्थात मंत्री, जो राजा की सहायता के लिए राजा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा जो अंग है राज्य का, वह है जनपद। कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाओं और उसके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों दोनों को शामिल किया। अर्थात जनपद में क्या आएगा? राज्य का जो क्षेत्रफल है अर्थात भूभाग है वो, और उसमें रहने वाले लोग। कौटिल्य के अनुसार जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण उसकी रक्षा करना सुगम हो। जनपद के लिए उपजाऊ भूमि, सरोवरों, नदियों, पर्वतों और वनों का होना कौटिल्य ने श्रेष्ठ माना है। अर्थात जनपद ऐसा होना चाहिए जिसमें उपजाऊ भूमि हो, नदियां हो, सरोवर हो, पर्वत हो और वन भी हो, और राजा इन सब का ध्यान रखेगा। चौथा जो अंग है राज्य का, वह है दुर्ग या किला। राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कौटिल्य ने दुर्ग को अनिवार्य माना है। उसने दुर्गों के निम्नलिखित 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, ओदक दुर्ग, जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ अर्थात पानी के बीच में बना हुआ दुर्ग। दूसरा है पार्वत दुर्ग, जो दुर्ग पत्थरों से बना हो, पर्वतों और गुफाओं से व्याप्त हो। तीसरा है धानवंत दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो मैदान पर बना हो। चौथा दुर्ग है वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर दलदल और वृक्षों व झाड़ियों से घिरा हो। तो इस प्रकार दुर्गों की श्रेणियां कौटिल्य ने बताई है और दुर्ग को राज्य का एक अनिवार्य अंग माना है। पांचवा जो अंग राज्य का, वह है कोष। कौटिल्य ने राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए कोष को आवश्यक माना है, अर्थात खजाना। राज्य के जो खजाना होता है वो कोष कहलाता है, तथा राजा को समुचित साधनों से अपने कोष में वृद्धि करने की सलाह दी है। देखिए, आर्थिक संचालन या आर्थिक गतिविधियां जो भी राज्य के कार्य है वो कोष पर निर्भर करते हैं, अतः कोष का होना अत्यंत आवश्यक है। छठा जो अंग है वह है दंड। दंड अर्थात सेना को राज्य का आवश्यक अंग मानते हुए कौटिल्य ने इसे प्रजा की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए आवश्यक माना है। कि राज्य के भीतर भी कोई शत्रु है और राज्य के बाहर अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जो शत्रु है अर्थात जो पड़ोसी राज्य है जिनसे युद्ध होता रहता है, उनसे सुरक्षा करना सेना का दायित्व है। सेना वह कार्य करती है, इसलिए सेना राज्य का अनिवार्य अंग माना गया है। सातवां अंग है मित्र। कौटिल्य ने मित्र को आवश्यक माना है। उसने स्पष्ट किया है कि राजा अपनी प्रजा का कल्याण तभी कर सकता है जब उसे बाह्य आक्रमणों की आशंका कम से कम हो। इसलिए कौटिल्य ने मित्र संग्रह को राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना है। अर्थात जितने ज्यादा मित्र होंगे उतनी ही ज्यादा लड़ाई झगड़े कम होंगे और ऐसे में बाह्य आक्रमणों की आशंका कम रहेगी
और बाह्य आक्रमण नहीं होंगे तो प्रजा का कल्याण राजा ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अतः मित्र भी एक अनिवार्य अंग के रूप में माना गया है। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों या सप्तांग सिद्धांतों की विवेचना की है। अब राज्य का कार्य क्षेत्र अर्थात राज्य के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। पहला है प्रजा रक्षण। प्रजा की रक्षा के कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए कौटिल्य ने राजा को निम्नलिखित कार्य करने की सलाह दी है। राज्य में समाज कंटकों और अपराधियों को समुचित दंड देकर प्रजा को विभिन्न अपराधों व हिंसा से बचाना, प्रजा के जीवन, संपत्ति और सदाचार की रक्षा करना, बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़ आदि से उत्पन्न खतरों का सामना करने के लिए स्थायी और तत्कालीन उपाय करना। अर्थात बाह्य आक्रमणों से, समाज कंटकों से, अपराधियों से और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करना राजा का कार्य है। दूसरा जो कार्य है वह है जन कल्याण या प्रजारंजन। प्रजारंजन या जन कल्याण को महत्वपूर्ण बताते हुए कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि वह वृद्धों, महिलाओं, बालकों और अनाथों की हर संभव सहायता करे, विद्वानों व बौद्धिक कार्यों में लगे व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था करे। राजा पर्यावरण की रक्षा, वन लगाना, सड़कों, जल मार्गों आदि के निर्माण का कार्य कराए। इस प्रकार जन कल्याण के लिए कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अप्राप्त धन या संपत्ति को प्राप्त करे, प्राप्त का संरक्षण करे, संरक्षित या संरक्षित का संवर्धन करे और संवर्धित को सुपात्रों में वितरित करे, और यह राज्य का परम कर्तव्य है। तीसरा जो राज्य का कार्य है वह है आर्थिक दायित्व। कौटिल्य ने राज्य से अपेक्षा की है कि वह अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रित और संचालित करे कि समाज में साधनों का अतिरिक्त केंद्रीकरण न हो और जनता के सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रहे। कौटिल्य ने राज्य को विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने, किसी विशेष वाणिज्य या व्यवसाय में लगे किसी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने का परामर्श दिया है। उचित कर निर्धारण, कृषि की उन्नति, कृषकों की दशा सुधार, सिंचाई की समुचित व्यवस्था आदि राज्य के आर्थिक कर्तव्य बताए गए हैं। चौथा जो राज्य का कार्य बताया कौटिल्य ने वह है न्याय व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने न्याय को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही मत्स्य न्याय के स्थान पर औचित्य और नैतिकता के आधार पर न्याय की स्थापना के लिए हुई है। विद्यार्थियों, मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता अपना जीवन यापन करने के लिए। अगर वही स्थिति समाज में उत्पन्न हो जाए कि जो शक्तिशाली है वह निर्बल व्यक्ति को दबा दे, उसके अधिकार छीन ले, तो उसको मत्स्य न्याय की संज्ञा दी जाती है। तो कौटिल्य कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का औचित्य क्या है, क्यों हुआ है, औचित्य और नैतिकता के आधार पर न्याय की स्थापना करना मत्स्य न्याय के स्थान पर। तो कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्याय रखे हैं या न्याय के 2 पक्ष हमें बताए हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय। राज्य ये सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो पाए और राज्य में साधनों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुरूप हो। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। राज्य कानूनों का उल्लंघन करने, प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड देकर तथा प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य किसी प्रकार के प्रश्न पर मतभेद या विवाद हो जाने पर उसका निपटारा करके प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना। तो वितरणात्मक न्याय तो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है और सुधारात्मक न्याय अपराधी को दंड देकर पीड़ित को न्याय दिलाना है। तो इस तरह से 2 तरह के न्याय की बात कौटिल्य ने कही है। अब नेक्स्ट जो कार्य है राज्य का वह है सामाजिक व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए राज्य को उत्तरदायी माना है। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य सुनिश्चित करे कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह वेदों और शास्त्रों में वर्गीकृत वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था के अनुरूप हो। अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को कौटिल्य ने अनिवार्य माना है और उसकी व्यवस्था को देखना राज्य का कर्तव्य बताया है। जो नेक्स्ट कार्य है वह है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह।
कौटिल्य ने राज्य को एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की अपेक्षा की है राज्य से। कौटिल्य ने राज्य से विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अपेक्षा की है। कौटिल्य ने कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने व यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को उत्तरदायी माना है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रजा का शोषण न करे। तो उच्च अधिकारियों, अधीनस्थ जो अधिकारी है राजा के, उनके कार्यों का वर्गीकरण करना, उनके अधिकारों की व्याख्या करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उन्हें पथभ्रष्ट होने या राजा के मद में या राजा के अधिकार के मद में जनता को परेशान करने से रोकना राजा का कर्तव्य है। फिर है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन को राज्य का प्रमुख दायित्व मानते हुए कहा है कि राज्य परराष्ट्र संबंधों के संचालन में कुशलता व दूरदर्शिता का परिचय दे तो राज्य पर आने वाले गंभीर संकटों से बचा जा सकता है तथा प्रजा के प्राणों व संपत्ति की रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के कार्यों का विस्तृत विवेचन हमारे सामने प्रस्तुत किया है और राज्य अगर इन कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करता है तो एक उन्नत और प्रगतिशील राज्य बन सकता है। अब अगला है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन या संप्रभुता, अर्थात जो राज्य की संप्रभुता है उसके क्या आधार है, किस आधार पर उसकी संप्रभुता टिकी हुई है और उसका क्या औचित्य है। कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लौकिक और पारलौकिक, नैतिक और भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उसके माध्यम से न्याय सम्मत संतुलन बनाए रखना है। अर्थात व्यक्ति इस लोक में भी कल्याण हो, परलोक में भी कल्याण हो, उसकी नैतिक उन्नति भी हो, उसकी भौतिक उन्नति भी हो और उन दोनों के मध्य संतुलन भी बना रहे, तो ये निश्चित करना राज्य का दायित्व है। तो कौटिल्य ने इस प्रयोजन के लिए कौटिल्य ने ज्ञान की 3 शाखाओं का उल्लेख किया है। पहली है त्रयी। त्रयी के अंतर्गत कौटिल्य ने वेद व वेदांगों का ज्ञान, नैतिक व आध्यात्मिक विषयों को सम्मिलित किया है, अर्थात इसका संबंध नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से है। अर्थात त्रय के अंतर्गत व्यक्ति आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है वार्ता। वार्ता में कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि को सम्मिलित किया गया है जो भौतिक उपलब्धियों और संपत्ति के अर्जन से संबंधित है। अर्थात व्यक्ति इस श्लोक में अपना कल्याण करने के लिए जो संसाधन जुटाता है उसको वार्ता के अंतर्गत शामिल किया गया है। अन्वेक्षिकी, इसके अंतर्गत त्रय और वार्ता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में तर्क, विवेक और न्याय की प्रयुक्ति को शामिल किया गया है। अर्थात व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए जो ज्ञान प्राप्त करता है उसमें एक समन्वय होना चाहिए, उसमें एक संतुलन होना चाहिए और वो तर्क, विवेक और न्याय पर आधारित होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना ज्ञान की जो तीसरी शाखा है अन्वेक्षिकी, उसका कार्य है। इस प्रकार अन्वेक्षिकी के द्वारा व्यक्ति के नैतिक व भौतिक प्रयत्नों को संतुलित किया जाता है और साथ ही त्रय और वार्ता द्वारा अर्जित लाभ और नैतिक भौतिक उपलब्धियों का के समुदाय में न्याय सम्मत वितरण को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार त्रय और वार्ता को अन्वेक्षक के नेतृत्व में क्रियान्वित करना राज्य का दायित्व है। राज्य ये कार्य दंड नीति के माध्यम से करता है, अर्थात जो तीनों ये ज्ञान की शाखाएं हैं उसकी पालना, उसका लागू करवाना राज्य दंड नीति के माध्यम से सुनिश्चित करेगा। अब दंड क्या है? निर्धारित नैतिक उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा धर्म के अनुकूल किए गए शक्ति के प्रयोग को कौटिल्य ने दंड कहा है। लेकिन यदि राजा स्वार्थवश या धर्म विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करता है तो कौटिल्य ने उसे दंड की संज्ञा नहीं दी है और ना ही उसे वैध माना है। अर्थात धर्म सिद्धांतों की क्रियान्विति के लिए किया गया बल प्रयोग ही दंड है। इस प्रकार विद्यार्थियों ने देखा कि राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, राज्य के क्या क्या कार्य है और राज्य के प्रयोजन का आधार क्या है। विद्यार्थियों, आपको इसको ध्यान से पढ़ के इसके नोट्स बनाने हैं और आगे के क्लासों में आपको बिल्कुल कंटिन्यू अटेंटिव रहना है ताकि हम आगे भी इसी तरह से अपने जो व्याख्यान है उनको जारी रख सके।